जमुई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चिराग पासवान और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजद को लेकर भी उन्होंने जो सवाल जवाब किए, उसके बाद फिर अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर भी सवाल किए, जवाब दिए। जो अभ्यर्थियों में धांधली की जो बातें हो रही थी सबसे लेकर वो बातें की। उसके बाद तमाम जो नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी होने पर मजबूर किए चिराग पासवान, वो भी बातें उन्होंने बताई कि हमने यह प्रण लिया था। वो तमाम बातें पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इस वीडियो में हम अभी सुनेंगे। आपकी पार्टी की ट्वीट में बीजेपी की या जेडीयू की कितनी भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है। सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है। और आज की तारीख में मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊँ। मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि भाजपा ने मेरा साथ क्यों दिया या जनता दल यूनाइटेड ने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया। अगर मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई, अगर वो लोग मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ पाती। पर जब अब अपनों ने ही साथ नहीं दिया, किसी तीसरे पे मैं क्या उंगली उठाऊं। जदयू और भाजपा का तो अपना प्लान है, आने वाले उपचुनाव में आपका क्या प्लान है? आने वाले उपचुनाव की भी जानकारी बहुत जल्द आप सबके साथ साझा की जाएगी। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजू तिवारी जी, यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हुलास पांडे जी हमारे संगठन के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, संजय सिंह जी हमारे संजय रविदास जी मौजूद हैं जो हमारे सदस्यता अभियान के अध्यक्ष हैं, और साथ में संजय पासवान जी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय हमारे कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रणव हैं जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, गुप्तेश्वर राय जी हैं जो हमारे किसान सेल के हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम साथियों के साथ आने वाले समय में उपचुनाव में, पहली बात तो उपचुनाव हो कब रहे हैं ये देखने वाली बात है। अमूमन हम लोग देखते थे कि भैया 6 महीने के भीतर उपचुनाव होते थे, पर तारापुर की सीट को खाली हुए मुझे लग रहा है कि अब लगभग 4 महीना होने को आया है। तो अगर उपचुनाव सही समय में होते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव को टाला जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में जहां एक तरफ मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, वहीं किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, ये चुनाव के समय पर ही तय किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद के साथ जो चुनाव होने जा रही है, राजद के साथ लोजपा मैदान में आ रही है। इन कयास पर कितनी सच्चाई है आप खुद बताइए। ये मुझे ही जानकारी नहीं है अभी तक। अगर आप मेरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरे गुट का जिक्र नहीं कर रहे ना, मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी तक ईमानदारी से बोलूं इस बारे में, मैं मेरे तमाम साथियों से आप अलग से बैठकर आप चर्चा कर लें, इनसे आप अलग से बैठकर बातचीत कर लें। हम लोगों ने इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में ये आशीर्वाद यात्रा है, और इसमें जिस तरीके का हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है वो अपने में अभी समेटना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। चुनाव के वक्त गठबंधन की चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि राजद की ओर से टेस्टिंग की जाएगी इस उपचुनाव में, राजद की ओर से टेस्टिंग की जाएगी कि लोजपा के साथ आगे का गठबंधन किस तरह का स्वरूप रहेगा या इसका क्या लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। पता नहीं, चुनाव में ये टेस्टिंग की जानकारी मेरे पास नहीं है अभी। तो आप तो जिस तरह की अभी आप बात बता रहे थे वो तो राजद की बात थी कि 3 नंबर की पार्टी 1 नंबर में चली गई है। तो क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं। ये इस बात का तो संकल्प लेकर मैं उतरा था चुनाव के मैदान में। ये संकल्प मेरा था और इसका श्रेय आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये संकल्प मेरा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करना है। उनकी पार्टी को के सामने ही मैंने अपने प्रत्याशी मैंने उतारे थे। तो आज की तारीख में उनकी अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, ये हम लोगों ने शुरू से इस बात को हम लोगों ने कहा है, इसमें कौन सी नई बात हम लोग। राजद तो बोल रहा है कि 1 नंबर के जो पार्टी हम बन गए उसमें योगदान एलजेपी का है, चिराग का है, जिसके कारण आज। भाई आप मुझसे जो बुलवाना चाह रहे हैं, मैं बस इतना बोलूंगा, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा है। गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा। देखिए, जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक लंबा समय बीत गया है जब सही मायनों में पता तो चले हम लोगों को कि भैया कौन से हाँ, जातीय जनगणना की आप जनसंख्या कानून की बात नहीं कर रहे ना। हाँ, जातीय हाँ, तो वो होनी चाहिए और पता चलना चाहिए भैया कि समाज में जो भी जाति धर्म के लोग हैं क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनकी परिस्थिति, कितना सुधार उनकी परिस्थितियों में एक लंबे समय से सुधार हुआ है नहीं हुआ है, तो इसकी बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षक नियोजन में चिराग जी, शिक्षक नियोजन में अनियमितता का जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सवाल आ रहे हैं कि चिराग से पूछिए कि शिक्षक नियोजन में जो अभ्यर्थियों का जो मामला है प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर जो बहाली की प्रक्रिया हो रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि पैसे लेकर किए जा रहे हैं शिक्षक बहाली। इस पर विपक्ष कोई शिक्षकों की बात अगर आपको याद होगा, सबसे पहले जब मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा जब मैंने शुरू की थी,
उस वक्त से मैं शिक्षकों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा कि भैया आपके 4-5 साल तक आपके रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं, इन तमाम विषयों को, और ये उसी दौरान हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुझसे दिक्कतें शुरू हुई थी। जब मैंने बिहारी फर्स्ट जब मैंने यात्रा की शुरुआत की थी, उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि भैया इस यात्रा के दौरान संभवतः कई ऐसे विषय मेरे संज्ञान में आएंगे जो शायद आपकी जानकारी में नहीं होंगे, मैं आपके संज्ञान में देता रहूँगा, और उस पर हम लोग को, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, हम लोग को अमल करना ज़रूरी है। जिसमें शिक्षकों का मामला, जिसमें युवाओं से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए कई विषय थे, 7 निश्चय को लेकर दुनिया भर के घोटालों की जानकारी उस वक्त सामने आ रही थी। इन तमाम विषयों को मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का मैंने उस वक्त प्रयास किया था, पर उसी से उनको ऐतराज़ शुरू हुआ कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी खामियां गिना रही है। जबकि मैं उनको बार बार उस वक्त ये कहता था कि मैं खामियां नहीं गिना रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप निकलते नहीं हैं मुख्यमंत्री आवास से ज़्यादा बाहर, पर अगर मैं जनता के बीच में हूं तो जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। शिक्षकों का जो ताज़ा मामला है, ये तमाम इस तरीके के विषय हम लोग मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देते रहे हैं। पर अब मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समस्या जो की त्यों रहेगी, समस्या में सुधार होना अब संभव नहीं है। आशीर्वाद यात्रा हो रहा है, चाचा भी पार्टी में दावा ठोक रहे हैं, तो पार्टी किनके तरफ जाएगी, आपके तरफ रहेगी या उनके? समय बता देगा ना भाई। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी पर जो पार्टी से निकाले हुए लोग हैं, जो 5 सांसद हैं जिनको पार्टी ने पहले ही पार्टी से निकाल दिया है, आज की तारीख में उन्होंने पार्टी के नाम पर या पार्टी के सिंबल पर किसी तरीके का कोई भी दावा उन्होंने पेश नहीं किया। आज भी अगर आप चुनाव आयोग में जाएंगे, मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, पीएल के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप जानकारी लेना चाहें चुनाव आयोग से, आप जानकारी लें। आज की तारीख में चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर कहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, क्योंकि आज की तारीख में इस विषय को लेकर कोई विवाद चुनाव आयोग में नहीं है। चाचा जनगणना के आधार पे आरजेडी भी मान रही है, आपकी भी मान रही है, क्या परेशानियों क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं कैसे दूं? अगर हर पार्टी के मुद्दे अगर एक ही होते तो एक ही पार्टी होती ना। हर पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हर पार्टी की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की संभवतः कुछ और प्राथमिकताएं होंगी, तभी वो अलग पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड की अलग है प्राथमिकताएं, इसलिए वो अलग पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी की प्राथमिकता पूरी तरीके से अलग है। मेरे लिए तो जनगणना, जनसंख्या किसी भी और से बड़ा मुद्दा मेरे बिहार में बदहाल परिस्थिति है। यहाँ पे बिगड़ती शिक्षा के हालात, यहाँ पर बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पर है, मेरे लिए ये सब प्राथमिकता है। भाई मेरे लिए आज की तारीख में कोई जनसंख्या करे नहीं करे, क्या नहीं करे, पर आज की तारीख में कम से कम जो आप लोगों ने विधानसभा में वादा किया था 19 लाख या कितनी नौकरियों का, कम से कम वो वादा तो पूरा कीजिए। मेरे लिए प्राथमिकता वो है। दूसरी बात ये कि बिहार में शराबबंदी को लेकर भी इसके बड़े दावे हैं। कल मैं बेतिया में खुद गया था, जिस तरीके से वहाँ पे जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की मौत हुई, ये अपने में दर्शाता है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से नाकाम रहा है ये कानून। अब इस कानून में संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद का है, उनकी सरकार का है, क्योंकि शासन और प्रशासन तंत्र तो पूरी तरीके से जानता है। भैया किसको नहीं पता हर गांव में खुलेआम शराब मिल रही है, किसको नहीं पता? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ दें तो बाकी सबको ये बात पता है। सबको ये भी पता है कि भैया शराब की होम डिलीवरी हो रही है, घर तक शराब पहुंच रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं भैया ये कानून बड़ी खूबसूरती से लागू है। ताज्जुब इस बात का होता है कि जो एक व्यक्ति उसमें से जीवित बच गए, उनको तो बेल लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ कि भाई आपने शराब कैसे पी ली, ये तो अवैध है, ये तो गैर कानूनी है। पर जितने लोग मरे हैं उनका पोस्टमार्टम तक नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पता चलता कि जहरीली शराब पीने से मरे हैं तो इनके शराबबंदी कानून की पोल खुलती वहाँ पर। तो ये जो दोहरा मापदंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना रहे हैं, और इसी का ही कारण है कि जहाँ भैया सबसे पहले तो आप ही ने घर घर दुकान खुलवाने का काम किया। हर पंचायत में अगर आज की तारीख में शराब की दुकान खुली है तो किसकी वजह से खुली है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। एक तरफ तो आपने शराब की दुकानें खुलवाई, ऊपर से आपने एक ऐसा आपने कानून बना दिया जिसको धरातल पर आपने उतारा ही नहीं, और जिसका नतीजा हुआ तस्करी को आपने बढ़ावा दे दिया, एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। आज की तारीख में लोग स्मगलिंग में घुस गए हैं, तस्करी कर रहे हैं शराब की। तो इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री आंख कान मूंद कर बैठे हैं। भगवान जाने उनको बिहार की हालात की जानकारी है कि भी नहीं। आशीर्वाद यात्रा में चिराग जी आपकी तरफ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, आपकी तरफ लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, इसको चुनाव तक जोड़ने का आपके पास क्या प्लान है? मतलब जितने लोग आपके, पहली बात तो चुनाव में अब ज़्यादा समय है नहीं,
इस बात को मैं मानता हूँ। चुनाव बिहार के विधानसभा के जल्द होने वाले हैं और भाई खून के रिश्ते से बहुत ज़्यादा गहरा विचारों का रिश्ता होता है। खून के संबंध में फिर भी, और मेरे साथ तो हुआ ही है, उसमें फिर भी दरार आ सकती है, पर जो विचार के संबंध होते हैं ना, जब आप वैचारिक तौर पर किसी के साथ जुड़ते हैं, ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, जितनी जनता मेरे साथ देख रहे हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है, मैंने खुद पहली बार मैं इतने जन समर्थन का मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये वैचारिक तौर पर जुड़े हुए लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं है कि आज जुड़ेंगे कल आपसे अलग हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे विश्वास रखते हैं। आर्थिक आधार पर